अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उसी बिंदु पर जो पूर्व में चल रहा था। वो बिंदु था स्त्री विमर्श की अवधारणा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्त्री विमर्श की अवधारणा है, यह बिंदु कुछ लंबा है क्योंकि इसका सारगर्भित सारांश समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं स्त्री विमर्श की अवधारणा में। इसमें यह है कि सामान्यतः हिंदी में प्रयुक्त नारीवाद या स्त्रीवाद शब्द का समानार्थी अंग्रेजी शब्द फेमिनिज्म मूलतः फ्रेंच भाषा में 19वीं सदी में प्रचलित शब्द है, जो चिकित्सा शास्त्र में प्रयुक्त होता है या होता था। मतलब सामान्यतः हिंदी में प्रयुक्त नारीवाद या स्त्रीवाद शब्द का समानार्थी अंग्रेजी शब्द फेमिनिज्म है, जो फ्रेंच भाषा से 19वीं सदी में प्रचलित है, जो चिकित्सा शास्त्र में प्रयुक्त था। वह पुरुष ध्येय में स्त्रीपन के गुण या पुरुष स्वभाव में व्यवहार करने वाली स्त्री को सूचित करने वाला प्रयोग था। यानी ये क्या था कि जैसे पुरुष है मान लो, परंतु फिर भी वह स्त्रियों की तरह अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा अपने विचारों को रखता था। यानी पुरुष में भी स्त्री का भाव ही फेमिनिज्म का अर्थ था। यह फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। बाद में अमेरिका में 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में इस शब्द का उपयोग कुछ सामान्य विशेषताओं में दिखाने वाली महिलाओं के समूह के अर्थ में व्यवहार में आने लगा। यह मातृत्व एवं यौन सूचिता का मिथकीय परिकल्पना से जुड़ा हुआ था। यह किससे जुड़ा हुआ था? मातृत्व एवं यौन सूचिता, इनसे जुड़ा हुआ था, इनके मिथक के रूप में जुड़ा हुआ था। यानी ऐसा मान सकते हैं कि सूचिता की मिथकीय परिकल्पना से जुड़ा हुआ था। कालांतर में यह संगठित स्त्री समूह का पर्यायवाची शब्द बन गया, जो वैचारिक बल पर पूरी स्त्रियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य करता है। यानी आखिर में ये पर्यायवाची रूप में ये जो शब्द बन गया, ये किसका? स्त्री विमर्श का ही पर्यायवाची बन गया, जिसका अर्थ यह हो गया कि ये वैचारिक बल पर पूरी स्त्रियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य करता है। समाज में नारी के प्रति जागृति लाना तथा नारी के स्वत्व के अस्तित्व की पहचान को स्थापित करने का प्रयास ही नारीवाद अथवा नारी विमर्श है। यानी नारी विमर्श क्या है? नारीवादी है, मतलब नारीवादी है। यानी कहने का मतलब यह है कि समाज में नारी के प्रति जागृति लाना तथा नारी के स्वत्व के अस्तित्व की पहचान को स्थापित करने का प्रयास ही
नारीवाद अथवा नारी विमर्श है। इससे या इसमें नारी के संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान, इसमें नारीत्व के संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान हेतु अनेक संघर्ष तथा आंदोलन हुए और वर्तमान में नारी भी है जिनका महत्व उद्देश्य नारी के लिए सुखद भविष्य का निर्माण करना है। मतलब वर्तमान में पुराण रूप में भी इसमें अनेक नारी के लिए संघर्ष हुए, उनकी पहचान के लिए आंदोलन हुए, परंतु वर्तमान में भी इसकी महत्ता किसमें है? इसकी महत्ता है नारी के सुखद भविष्य के निर्माण की। तो इसका महत्व उद्देश्य नारी के लिए सुखद भविष्य का निर्माण करना है। नारी को निष्पक्ष न्याय मिले तथा उसके स्वास्थ्य या स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण हो, तभी समाज में व्याप्त लिंग भेद समाप्त हो सकेगा। नारी का निष्पक्ष न्याय मिले नारी को तथा उसके स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण हो, तभी समाज में व्याप्त लिंग भेद समाप्त हो सकेगा। यानी कब लिंग भेद कब समाप्त हो सकेगा? जब नारी को निष्पक्ष न्याय मिले तथा उसके स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण हो, तभी समाज में व्याप्त लिंग भेद समाप्त हो सकेगा। पूरी दुनिया में अन्य वालों की तरह स्त्री मुक्ति की अवधारणा के विकास में भी पुरुषों का अहम योगदान है। यानी पूरी दुनिया में अन्य लोगों की तरह स्त्री मुक्ति की अवधारणा या अभिधारा के विकास में भी पुरुषों का अहम योगदान है। इतिहास गवाह है कि जॉन स्टुअर्ट मिल की दी सबजुगेशन ऑफ वुमन यानी 1809 में ये उनकी एक रचना प्रकाशित हुई थी, से लेकर यह आधुनिक दृष्टि प्रवृत्त है हुई, उससे लेकर के आज तक आधुनिक दृष्टि में ये चीजें सामने आई कि स्त्री के दृष्टिकोण को सही मायने में समझा जाना चाहिए। फ्रेडरिक एंगलेस की दी ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884 में प्रकाशित हुई, जिसकी चर्चा भी नारीवाद के विकास में महत्वपूर्ण है। यानी फ्रेडरिक एंगलेस थी, उनकी दी ओरिजिन ऑफ फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884 में प्रकाशित हुई थी, जिसकी चर्चा भी नारीवाद के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विविध सामाजिक आंदोलन हो या कला सांस्कृतिक जागरण, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो या महिला आरक्षण बिल, सब में पुरुषों को देय है। सभी में क्या है? यह सभी में पुरुषों को देय है। स्त्रियों के पक्ष में सतत बोलने व कार्य करने वाले, स्त्रियों के पक्ष में सतत बोलने व कार्य करने वाले लोगों की दृष्टि रखकर पुरुष स्त्रीवाद और पुरुष स्त्रीवादी माने मेल फेमिनिज्म और मेल फेमिनिस्ट शब्द स्वीकृत है। यानी ये सब पूरा संपूर्ण वाक्यांश किस पर है? पुरुषों पर लागू है और पुरुषों के द्वारा ही ये यूज में हुआ है। परंतु इसमें भी, इस दृष्टि में भी रख करके क्या रखा गया कि
स्त्रीवाद और पुरुष स्त्रीवाद माने मेल फेमिनिज्म और मेल फेमिनिस्ट, इन शब्दों का प्रयोग होने लगा, यानी यही प्रयोग मान्य हो गए। स्त्रीवादी लेखन में यह विवाद का विषय रहा है कि इसमें स्त्री के अलावा पुरुष को सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं। पहले भी इस बात पर चर्चा हो गई थी कि स्त्रीवादी लेखन में यह विवाद का विषय रहा है कि स्त्रीवाद के बारे में कौन लिख सकता है, यानी स्त्रियों को ही इसका अधिकार मिलना चाहिए या पुरुषों को भी सम्मिलित किया जाए या नहीं किया जाए, तो पुरुष को सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं। तो बहुत से लोगों का मानना था कि पुरुषों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है, परंतु बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि पुरुषों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। इस संदर्भ में स्त्री के अनुभव की प्रामाणिकता की बात, यद्यपि महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियां, यह उनकी रचना है महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां, मैं बहुत पहले कर चुकी थी। महादेवी वर्मा भी अपनी इस रचना में ये चीज़ें बहुत पहले ही बता चुकी थी, परंतु उन्होंने स्त्री प्रेषण को पुरुषों के लिए वर्जित क्षेत्र नहीं माना था। यह बातचीत उन्होंने मान ली थी, परंतु उन्होंने स्त्रीवाद पर या स्त्री विमर्श पर लिखने के लिए पुरुषों को जो क्षेत्र नहीं दिया जाना चाहिए, इसको वर्जित क्षेत्र नहीं माना था। उनके अनुसार पुरुष भी इस चीज में या इसके बारे में लिख सकते हैं, तो इसमें क्षेत्र वर्जित नहीं माना था। पुरुष के द्वारा नारी चित्रण, पुरुष के द्वारा नारी चित्रण अधिक आदर्श बन सकता है, यानी पुरुष के द्वारा नारी चित्रण अधिक आदर्श बन सकता है, परंतु अधिक सत्य नहीं। यानी आदर्श तो बन सकता है परंतु अत्यधिक सत्य नहीं बन सकता, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो इस बारे में सत्य ही लिखे, क्योंकि वो कुछ उनके गुणगान में भी लिख सकता है, सत्यता से परे भी कुछ लिख सकता है, विकृति के अधिक निकट पहुंच सकता है, यानी वो नारी की विकृति के अधिक निकट पहुंच सकता है, किंतु यथार्थ के अधिक पुरुष यानी निकट पहुंच सकता है, किंतु यथार्थ के अधिक समीप नहीं पहुंच सकता। पुरुष के लिए नारी तो अनुमान है, नारी के लिए अनुभव, यानी पुरुष के लिए नारी तो क्या है, अनुमान है, और नारी के लिए क्या है, अनुभव, क्योंकि उसने तो उस चीज को अनुभव किया। अतः अपने जीवन का जैसा सजीव चित्र वह हमें दे सकेगी, वैसा पुरुष बहुत उपासना या साधना के बाद भी शायद ही दे सके। यानी अपने यथार्थ जीवन के बारे में अगर स्त्री कुछ लिख सकती है तो पुरुष उतना नहीं लिख सकता। पुरुष चाहे कितना भी ईमानदार हो, उनकी भूमिका हमदर्द से अधिक नहीं हो सकती। यानी पुरुष कितना भी ईमानदार हो परंतु फिर भी वो स्त्रियों का हमदर्द ही हो सकता है। वे हमेशा पुरुष स्थिति में ही रहकर इसे विषय के रूप में विचार करेंगे, यानी वह हमेशा पुरुष ही रहेगा, पुरुष है वो महिला तो बन नहीं सकता, तो वह इसी में रहकर के ही विचार करेगा। स्त्रीवाद पुरुष को कर्ता की भूमिका देने से इनकार करता है, यानी पुरुष है वो ये कभी नहीं मानेगा कि स्त्री ही कर्ता है। जैसा कि पंकज विष्ट कहते हैं, पंकज विष्ट क्या कहते हैं कि लेखन के संदर्भ में नारी पुरुष के भेद को, लेखन के संदर्भ में नारी पुरुष के भेद को खत्म करने वाली बात मूलतः पुरुष मानसिकता और वर्चस्व को बनाए रखने की साजिश के रूप में देखी जानी चाहिए, जो नारी के वास्तविक सरोकारों और पीड़ाओं को अभिव्यक्ति में बाईपास का काम करेगी। मतलब क्या कहा विष्ट ने, यानी पंकज विष्ट कहते हैं कि लेखन के संदर्भ में नारी पुरुष के भेद को खत्म करने वाली बात
मूलतः पुरुष मानसिकता और वर्चस्व को बनाए रखने की साजिश के रूप में देखी जानी चाहिए, जो नारी के वास्तविक सरोकारों और पीड़ाओं को अभिव्यक्ति में बाईपास का काम करेगी। तो आज के कालांश में हम स्त्री विमर्श के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले कालांश में हम फिर स्त्री विमर्श के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक व्यापक विषय है और इस पर विचार भी सारगर्भित रूप से होना चाहिए। तो आज के कालांश में इतना ही। धन्यवाद।